नमस्कार बच्चों। बीए फर्स्ट ईयर में जो गए भाग में है भाषा का अध्ययन कर रहे थे, तो इससे पहले की वीडियो में हमने सवर किया। तो अब व्यंजन किसे कहते हैं उसका करते हैं। व्यंजन से पहले आगत स्वर है आ, जो जैसे कॉलेज, कॉलेज के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु सा बनता है, बिंदी नहीं लगती। तो हिंदी के किन दो स्वरों के मध्य की ध्वनि माना जाता है? तो एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, आ और ओ के मध्य की ध्वनि को ओ बोला जाता है। ये आगत स्वर है, दूसरी भाषाओं से लिया गया है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और विशेषताएं बताइए। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख विवर से निकलने वाली वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है, तो अर्थात जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण यानी कि स्वरों की सहायता के बिना सहज में उच्चारित नहीं हो पाते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि व्यंजनों को उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है और ये मुख से निकलते हैं, तो इस मुख में रुकावट आती है, उसे व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। और स्वर्णीयता के आधार पर हिंदी सवनों के दो वर्ग हैं, स्वर और व्यंजन। सवन क्या होता है? मुख विवर से, जैसे कंठ है, तालु, मूर्ध है, दंत है, ओष्ठ है, तो उनको सवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवन। सवन के आधार पर स्वर और व्यंजन। व्यंजन ध्वनियां समतत रूप से उच्चारित नहीं हो सकती हैं और ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होती है। तो भोलानाथ तिवारी डॉक्टर एक ये भाषा वैज्ञानिक है। व्यंजन की परिभाषा दी है, व्यंजन वह ध्वनि है जिनके उच्चारण में हवा अबाध गति से बाहर नहीं निकल पाती है, इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर के फिर आगे बढ़ना पड़ता है, यानी कि संकीर्ण मार्ग से संघर्ष करते हुए निकलना पड़ता है, मध्यम रेखा से हटकर और एक या दोनों परसों, परसों होता है बगल, जैसे जीभ के दोनों बगलों से, परसों माने बगल से निकलना पड़ता है, तो किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। तो इस प्रकार वायु मार्ग में पूर्ण अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है, तो उसे व्यंजन कहते हैं। स्वरों के उच्चारण के समय प्राणवायु वायु मुखविवर में अबाधित रहती है, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण के समय प्राणवायु मुखविवर में कहीं ना कहीं अवश्य बाधित रहती है। यानी स्वरों में के उच्चारण में मुखविवर में अबाधित रहती है, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण के समय प्राणवायु मुखविवर में कहीं ना कहीं बाधित रहती है। इस संबंध में महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है कि स्वयं राजते स्वरा अनवग भवंती व्यंजना, स्वर समतत रूप से शोभित होते हैं, व्यंजन उनका अनुसरण करते हैं। और हिंदी में क ख ग आदि व्यंजन अपने मूल रूप से उच्चारित नहीं हो सकते हैं, इनके उच्चारण के लिए स्वर के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मोहन, मैं जमा में ओ जमा में है जमा में ए जमा में न जमा में ए। तो इसका उदाहरण है कि मैं है और न में ओ ए और ए आदि स्वरों का प्रयोग किया। आदि व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित हुए हैं। तो छोटे बच्चों को हिंदी वर्णों का उच्चारण कराने के लिए विभिन्न स्वरों का सहयोग लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कै, का, की, कू, के, कई, को, कऊ में क व्यंजन विभिन्न स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजनों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण कठिन होता है। व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख प्राणवायु मुखविवर में कहीं न कहीं अवरुद्ध होती है, संघर्ष करती है। व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। व्यंजन अक्षर नहीं बना सकते। व्यंजन स्वराघात वहन नहीं करते और व्यंजन सुनने में अधिक परिसंपुट नहीं होते। तो अगला प्रश्न है, हिंदी में व्यंजनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्ध है, दंत है, ओष्ठ है। और प्रयत्न, प्रयत्न माने बोलने, स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर, और समास की मात्रा प्राण तव के आधार पर, और मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर।
अगला है वाग्यंत्र किसे कहते हैं? फेफड़ों से लेकर होठों तक मानव शरीर के वे अवयव होते हैं जो ध्वनि का उत्पादन करने में सहायता होते हैं, उन्हें वाक यंत्र कहा जाता है। वाक यंत्र के अन्य नाम ध्वनि यंत्र या वाग्वयव भी कहते हैं। अब आगे आता है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्ग विभाजन कीजिए। जैसे कंठ है, यानी कि कंठ से उच्चारित ध्वनियां कंठ कहलाती हैं, जिनका उच्चारण जीवा का पश्च माने पिछला हिस्सा और कोमल तालु को स्पर्श करती हुई क वर्ग आता है। जैसे क ख ग घ ड़, ये कंठ ध्वनियां है। तालु जो ऊपर का तालु होता है मुंह के ऊपर से, ध्वनिया का उच्चारण जीवा के अग्र भाग के द्वारा कठोर तालु को स्पर्श करने से होता है। तालु व्यंजन च छ ज झ य और स भी होता है। तालु व्यंजन, तालु होता है ऊपर का तालु। और मूर्धन्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण जीवा का मूर्धा को स्पर्श करता है, यानी जीव का जो बीच वाला हिस्सा मूर्धा को स्पर्श करता है। जैसे ट ठ ड ढ न। अगला है वर्त या दंत ध्वनिया भी बोलते हैं इन्हें। वत्स्य व्यंजनों के उच्चारण में जीवा वत्स या ऊपरी दंत के मसूड़ों को स्पर्श करती है, उसे वत्स न ल र ज भी वत्स ध्वनिया है। दंत व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी दंत पंक्ति को स्पर्श करती है, तो वे क्या है? दंत व्यंजन है। जैसे त थ द ध न और स भी। ओष्ठ है, ओठों को स्पर्श करने वाला। ओष्ठ व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओठों को स्पर्श करने जीवा निष्क्रिय रहती है। जैसे प फ ब भ म। स्वर यंत्रमुखी श्वास नलिका में स्थित स्वर तंत्रियां मुख को स्वर यंत्र मुख कहा जाता है। स्वर यंत्र मुख से उच्चारित व्यंजन स्वर यंत्री मुखी कहलाते हैं। जैसे है, विसर्ग स्वर यंत्र मुखी है। और जीवा मूल्य से उच्चरित ध्वनियां जीवा मूल्य हैं। जैसे क ख ग, इनके नीचे डोट लगी हुई है। ये अरबी से उर्दू से हिंदी में आए हुए हैं। और दंतोष्ठ वह है एक वर्ण, यानी इन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ और दांतों में लगती है, होठ भी कुछ मुड़ते हैं। वह और फ सिर्फ दंतोष्ठ ध्वनियां है। अब आगे आ जाती है वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी माने ध्वनि का शुद्ध लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे ईजे भी कहा जाता है। और वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है, प्रोनाउंसिएशन से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होता है तो वर्तनी भी अशुद्ध होती है। शुद्ध अशुद्ध से मतलब इसका तो प्राय अपनी मातृभाषा या बोली के कारण व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियां आ जाती हैं। प्राय लोग जिन शब्दों का उच्चारण या वर्तनी में अशुद्धियां करते हैं, उन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप आगे तालिका में दिए गए हैं। तो शुद्ध लिखना ही वर्तनी शुद्ध वर्तनी कहलाती है। जैसे हिंदी वर्तनी की समस्या और समाधान। क्या उच्चारण अलग अलग होता है? जैसे प्रश्न है, वर्तनी से क्या अभिप्राय? वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है वर्तन करना या किसी का अनुगमन करना, यानी कि नकल करना। लिखित भाषा में लेखनी उच्चरित ध्वनियों का अनुगमन करती है और ध्वनियों के लिए लिपि चिन्ह और उनके संयोजन को सुनिश्चित करना वर्तनी का कार्य है। वर्तनी के विचार से क्या अभिप्राय है? किसी भाषा के लेखन व्यवस्था के लिए निश्चित नियम पर विचार करना या लिखते समय उन नियमों का अनुकरण करना वर्तनी विचार कहलाता है। वर्तनी विचार से शब्दों का शुद्ध रूप सामने आता है और जो भाषा को शुद्ध करने में सहायक होता है।
क्या हिंदी भाषा की वर्तनी के लिए नियम निश्चित किए गए हैं? हाँ, भारत सरकार ने हिंदी भाषा की वर्तनी के लिए निश्चित नियम किए गए हैं। और हिंदी भाषा में अक्षर शब्द किस किस से संबंधित वर्तनी के नियम निश्चित किए? हिंदी भाषा में अक्षर शब्द पर वर्णों, संयुक्त वर्णों, विभक्त चिन्हों, क्रियापदों और विराम चिन्हों, अव्यय, श्रुति मूलक, यह वह, अनुस्वार, अनुनासिक, हल चिन्ह, परिवर्तन, पूर्वकालिक प्रत्यय, हिंदीतर ध्वनियां, शिरोरेखा से संबंधित वर्तनी के नियम है। यही हिंदी की समस्या है। जो इनको गलत लिखता है वह समस्या है, और शुद्ध लिखना इसको, ये उसका समाधान है। तो हिंदी भाषा के वर्णों का मानक रूप ये है ए आ ई उ रे ए आई, और व्यंजन ये है अयोगवा, ये दो हैं। तो वर्तनी नियमानुसार पहले प्रचलित कौन से वर्ण अमानक मान लिए गए थे? तो वर्तनी के नियमानुसार पहले निम्नलिखित वर्ण अमानक माने गए, जो नीचे तालिका में है। वर्णों का उल्लेख उनके सामने मानक रूप लिखे, जैसे ए या व के रूप में आते हैं कई। और एक और प्रश्न है, हिंदी भाषा में उच्चारण के स्तर पर किन किन कारणों से अशुद्धियां देखने को मिलती हैं? जैसे भाषा के उच्चारण में अनेक अशुद्धियां देखने को मिलती हैं, जैसे हर्षव के स्थान पर हम दीर्घ स्वर के स्थान पर हर्षव का उच्चारण करने लगते हैं, जैसे अधीन पर अधीन बोलना, आहार के स्थान पर आहार बोलना। नासिका व्यंजन में गलत उच्चारण, जैसे गणेश को गणेश, और ल र ल ड के उच्चारण में अशुद्धियां, उजाड़ना को उजारना, लड़ाई को लड़ाई, तो वह के स्थान पर ब उच्चारण करने से पूर्व को पूर्व बोलना, स के अशुद्ध उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे अशोक को अशोक लिखना, संकट को संकट ऐसे लिख दिया। ट के स्थान पर ठ का उच्चारण, ट के उच्चारण करने से शब्दों में अशुद्धि आ जाती है, जैसे असंतुष्ट के स्थान पर संतुष्ट, घनिष्ठ के संबंध पर घनिष्ठ बोलना। अक्षय के स्थान पर छ का उच्चारण करना भी शब्दों को अशुद्ध बनाता है, जैसे क्षमा क्षमा बोलना आ जाता है। के स्थान पर र का उच्चारण करने से भी अशुद्ध हो जाता है, जैसे गरीत के स्थान पर ग्रहित। इस प्रकार तो वर्तनी की समस्या और समाधान यही है कि इनके स्थानों पर शुद्ध वर्ण का प्रयोग किया जाए। एक और प्रश्न, मुहारे और लोकोक्तियां। तो मुहारा किसे कहते हैं? जब कोई वाक्यांश या कोशीय अर्थ न देकर लाक्षणिक अर्थ देने लगता है तो भाषा में उसको मुहारा कहलाने लगता है। मुहारा मूलतः अरबी फारसी का शब्द है, लेकिन हिंदी भाषा में घुल मिल गया है, हिंदी भाषा का ही शब्द बन गया है। तो यही कारण है कि हिंदी में ठीक ठाक पर्याय नहीं है। मुहावरों के प्रयोग से लाक्षणिकता, विशिष्टता, गंभीरता, संभाव्यता और प्रभावात्मकता, चमत्कार उत्पन्न की क्षमता जाती है। जैसे आंखों का तारा, आंखों का तारा मतलब का अर्थ है आंख की पुतली, लेकिन लाक्षणिक यूं कहे चमत्कार बहुत प्यारा। भाषा में वाक्यांश के लाक्षणिक अर्थ ही रूढ़ है, सभी इसका प्रयोग बहुत प्यारा के अर्थ में करते हैं, तो आंखों की पुतली के रूप में नहीं। तो कहा जा सकता है मुहारे में एक लाक्षणिक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। अगला है लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति शब्द लोक जमा में उक्ति से मिलकर बनी है। जो कहावतें होती हैं उनको लोकोक्ति कहते हैं। इसका अर्थ है जनसाधारण में प्रचलित कथन। लोकोक्ति को भाषा में कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति की विशेषता यह कि सारगर्भित, संक्षिप्त और बहुत प्रभावकारी होती है। इसका प्रयोग किसी को उपदेश देने या मूल की ओर ध्यान दिलाने, किसी को ढाल कर कुछ कहने, उलाना देने, व्यंग्य करने, मीठी चुटकी लेने, अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रभाव सीधा हृदय पर पड़ता है। जैसे कि कोई अज्ञानी अपनी बुद्धि की डींग मार रहा हो तो उस समय उसे इतना भर कह देना कि अजल गगरी छलकत जाए, तो वह भले ही चलू भर पानी में न डूबे, परंतु पानी पानी अवश्य हो जाता है। तो इनमें मुख्य अंतर क्या है?
वाक्यांश के रूप में होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। यह क्रियापद परिवर्तित हो जाता है, लोकोक्ति में सदैव एक ही रूप रहता है। यह वाक्य